हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हम आपकी बिल्कुल 100% पेडागोजी को कवर कर रहे हैं और आपके पूरे सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपकी 2 क्लासेज आ चुकी हैं, जिसमें आपकी एक हिंदी की, दूसरी आपकी एक कल मैथ की पेडागोजी कवर करा दी गई थी। आज की क्लास में आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसा कि आप सभी लोगों के मैसेज आए थे कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाइए, तो आज आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। बस आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्द ही 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली से जुड़ने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पूरी आपकी पेडागोजी कवर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए जो आपको अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मोटिवेट आप कब होंगे। सीधे सीधे अगर क्वेश्चन आपको बताया जाए तो सबसे ज़्यादा आप मोटिवेट कब होते हैं। वह कारक जब मिलेंगे, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों देखिए, जब सबसे ज़्यादा आप अभिप्रेरित होते हैं, वो रूप आपका कहलाता है लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। यानी कि आपके अंदर आंतरिक रूप से आप जब सेटिस्फाई होंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ, हम सीटेट में 110 प्लस अंक लाएंगे और हमको अंदर से लाना ही है, तभी आप ला पाएंगे। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। यही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र समान रूप से किस प्रकार से सीखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है। तो सामान्य रूप से बाल केंद्रित क्लास जो होती है, उसमें बालक कैसे सीखते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, यानी कि वैयक्तिक जिसको कहते हैं। दूसरा कैसे सीखते हैं, तो सामूहिक रूप से भी सीखते हैं। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों तरीकों से सीखते हैं, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो सीधे सीधे आप लोग समझिए, पशु पक्षी जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति यानी कि नेचर के अंतर्गत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ये जब लिए जाएंगे, तो ये आपके प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि जो होती है, वो आपके सभी प्रकृति से जुड़ी चीजों के पहचानने, वर्गीकृत करने और उनमें इंटरेस्ट रखने वालों की बुद्धि से संबंधित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अंतिम समय में आपके रिवीजन के नोट्स तैयार हो रहे हैं, उसमें आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, इसलिए जरूर जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है। बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या संभव नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पढ़कर सुना देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आपको क्वेश्चन में नहीं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष बल दिया जाना, या फिर प्रत्येक बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान ना दिया जाना है। बिल्कुल गलत बात लिखी गई है। बाल केंद्रित शिक्षा इसीलिए होती है कि सभी बालकों पर समान रूप से, पृथक रूप से, अलग अलग करके उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी बुद्धि को बढ़ाया जाए, और जो कमजोर है उसको सामान्य बालकों के साथ लाया जाए। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं वाले पर आपको विशेष बल जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो जो आपके प्राइमरी लेवल पर खेल विधि प्रयोग की जाती है, ये किस सिद्धांत पर वर्क करती है, किस सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। तो इसका आपका सही ऑप्शन दिया गया दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। इसमें दिया गया विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सीधी सी बात है, हम शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करते हैं, तो हमेशा बालक के सर्वांगीण विकास
विकास और बुद्धि को ध्यान में रखते हुए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही हम शिक्षण विधि हो या खेल पद्धति हो उनका प्रयोग करते हैं। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है। आप लोग फिर कहते हैं बहुत लंबी क्लास हो गई, इसलिए कम समय में सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। शिक्षण क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन करके अधिगम को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है? शिक्षण क्षेत्र में हम कैसे परिवर्तन कर दें कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो है वो और इफेक्टिव बन जाए? तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो आपकी कहलाएगी कौन सी विधि? बी नंबर ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें बालक को ध्यान में रखकर, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इसलिए इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसका ध्यान रखना अनिवार्य होता है, वो इनमें से कौन सी कहलाती है? तो वो आपकी 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका सी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। यानी कि जब तक विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से, वो एक इफेक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक शिक्षण प्रक्रिया आपकी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र को बहुत अच्छे ढंग से भागीदारिता कराना ये शिक्षक का कर्तव्य होता है, तभी शिक्षण प्रक्रिया का मतलब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चा अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करता है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करता है, यह क्या दर्शाता है? एक बालक है, क्लास में ज़्यादा, घर में बात नहीं करता और विद्यालय में खूब बात करता है, तो यानी कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये आपकी किस चीज़ को दर्शाएगा दोस्तों? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बालक हमेशा ऐसी जगह पर ही ज़्यादा बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, खुलकर बात करते हैं, जहाँ उसके विचारों को, उसकी बात को अच्छे से सुनने का मौका, बोलने का मौका दिया जाता है और उसकी बातों को मान्यता दी जाती है। ऐसा विद्यालय में किया जाता है, इसलिए वो खुलकर बोलता है। और जब बालक की एक दो बार हंसी उड़ा दी जाए, उसको डांट दिया जाए, तो वो कभी भी नहीं अपनी बात व्यक्त करेगा। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, सभी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, समझिए जल्दी से। आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर में काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं और देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका क्या कारण है? बहुत इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है इस प्रकार का सीटेट के पेपर में। तो सीधी सी बात है, जब बालक में जो गुण आपको देखने को मिल रहे हैं वही गुण बच्चे में भी देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि क्या कहलाएगा? हेरेडिटी, आनुवांशिकता, वंशानुक्रम, ये सभी इसी के नाम है। इसका मतलब होता है कि अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो गुण बच्चों में आ जाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं में होते हैं, ये स्पेशल होता है, आनुवांशिकता इसी को ही कहा जाता है। तो ये उसके बुद्धि में श्रेष्ठ है और कमज़ोर है शरीर से। ये दोनों चीज़ें उसे किससे मिली हैं? अपने पिता से मिली हैं। तो ये आनुवांशिकता का प्रभाव ही है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो छोटे बच्चों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा? छोटे बच्चे हैं, उन्हें समवयस्कों के साथ मिलकर के अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ये क्यों किया जाना चाहिए? किस लिए ये अनिवार्य है? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। यानी कि इस चीज़ से क्या हो जाएगा? जब उनसे बड़े या उनके साथ के उनके बड़े भाइयों या किसी अन्य समवयस्क को हम उनको पढ़ाने में प्रोत्साहित करने में लाएंगे, तो सीधी सी बात है, इससे वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो इससे बालक के सामाजिक कौशल का विकास होगा। वो चीज़ों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, अपने विचारों को रख पाएंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चन जरूर अच्छे से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 5 के एक न्यून दृष्टि वाले बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्लास 5 का बालक है, न्यून दृष्टि यानी कि उसे कम दिखता है लेकिन न्यून दृष्टि का मतलब होता है कम दिखने वाला, जिसे कम दिखता हो ऐसा बालक। तो ऐसे बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो हमने आपको बहुत बार बताया, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी भी बालक को ऐसा नहीं दिखाना कि वो हीन है, उसके अंदर हीन भावना व्यक्त हो जाती है, उसे दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना है। हमेशा क्या करना है? उसके साथ
सामान्य बर्ताव करना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं ताकि वो अन्य बालकों के साथ में बना रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करेंगे या अन्य रूप से करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण इनमें से किस अवस्था में होता है? कैसा समाजीकरण? गहन हो और जटिल हो, ये समाजीकरण की जो अवस्था होती है बहुत अच्छे से बताया। समाजीकरण होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे बालक समाज से जुड़ रहा है, किस प्रकार के लोगों से वो मिल रहा है और जो चीज़ों को किस प्रकार से व्यक्त कर पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। क्या आंसर है? किशोरावस्था। ये आपका सही आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, किशोरावस्था का समाजीकरण सबसे गहन और जटिल होता है। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। स्टेनले हॉल का कथन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि आपकी कक्षा में कोई बालक अधिगम अक्षमता वाला है तो आप क्या करेंगे? बालक कैसा है? अधिगम अक्षमता वाला बालक है, यानी अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि वो सीखने में अक्षम है, सीखने की उसके अंदर क्षमता औरों की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो ऐसे बालक के साथ हम क्या करेंगे? तो चारों ऑप्शंस देखिए और अच्छे से क्वेश्चन समझकर आंसर करिएगा। तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। उसकी क्षमता किस प्रकार की, यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किस प्रकार की क्षमता है बालक में। जब हमें इसके बारे में पता लग जाएगा कि बालक में कैसी अक्षमता है, तब उसे सिखाने में उसकी कमियों को दूर करने में मदद करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को जरूर देखेगा और जो अभी तक 2 क्लासेज आई हैं उनका लिंक नीचे दिया गया। पेडागोजी की इसके अलावा हम 1000 अन्य क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। इसके अलावा अन्य आपके सीटेट के पुरानी क्लासेज आ चुकी हैं, उनको हम अभी दोबारा से सभी क्लासेज को रिवाइज करवाएंगे, तो आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा सभी क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 14। सहगामी क्रियाएं बच्चे के अभिप्रेरणा पर कैसा प्रभाव डालती हैं? सहगामी क्रियाएं यानी कि जो पढ़ने के साथ साथ अन्य उसके व्यक्तित्व को निखारने की क्रियाएं होती हैं, वो उसके अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। सहगामी क्रियाओं से बच्चों की अंतर्निहित सुप्त संकल्पना जो होती है, उसके अंदर जो अंदर भावना व्यक्त होती है, अंदर उस जो भावना दबी हुई भावनाएं होती हैं वो अभिप्रेरित हो जाती हैं। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई बालक आर्ट में अच्छा है, कला बनाने में अच्छा है और उसे सहगामी क्रियाओं के माध्यम से आर्ट बनाने का मौका मिलता है, तो उसके अंदर एक प्रतिभा जागृत होती है कि हाँ आर्ट हमारी अच्छी है, हमें ये कार्य भी करना चाहिए। तो जो सुप्त अभिप्रेरणा, जो सुप्त उसके अंदर भावनाएं होती हैं वो व्यक्त होने लगती हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आगे अन्य भी क्वेश्चन है, क्लास को एंड तक जरूर देखेगा। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जिससे कि शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता है? ये आपको बताना। शैक्षिक पिछड़ापन का मतलब होता है कि अपनी उम्र में पहुंचकर भी बालक यदि अपनी उम्र के बालकों से छोटी क्लास में है, पीछे की क्लास में है, तो वो शैक्षिक पिछड़ापन कहलाता है। और इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण शैक्षिक पिछड़ापन नहीं आएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार का पेशा। परिवार के पेशे से ये निर्भर नहीं करता कि बालक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बल्कि परिवार का जो सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व है, इसके अलावा मेन चीज़ जो होती है वो होती है परिवार का वातावरण कैसा। इन चीज़ों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, पेशे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है, वापस आने पर अपने बच्चों के साथ भ्रमण पर चर्चा करता है। यह किस प्रकार ये किसकी ओर संकेत करता है? सीधे सीधे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण क्षेत्र के लिए जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि भ्रमण पर ले गया? भ्रमण पर ले जाने का क्या मतलब हुआ कि वो उस पर चर्चा कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सीखने का आकलन किया जा रहा है। किसका? सीखने के लिए आकलन नहीं है दोस्तों, सीखने का आकलन है कि उसको हम भ्रमण पर ले गए, फिर उसने क्या क्या सीखा, हम उस चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि भ्रमण जो हमने उद्देश्य रखा था क्या बालक
आप उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बी नंबर ऑप्शन, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए थे तीनों। मेन सीटेट की पहचान यही है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे कंफ्यूजिंग ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा बालकों को क्यों पढ़ाई जाती है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वो इनमें से क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई जाती है सभी सब्जेक्ट। लेकिन जब हम सीधे सीधे बात करेंगे शारीरिक शिक्षा की, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य का उन्नयन करने के लिए। बालक विद्यालय में क्या करने जाता? शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन जब हम शारीरिक शिक्षा पढ़ाएंगे तो बालक शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाना, इसके अंतर्गत आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किशोरावस्था उतार चढ़ाव की वाली नाजुक उम्र क्यों मानी जाती है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, सामाजिकरण जो होता है जटिल होता है। फिर किशोरावस्था पर आधारित क्वेश्चन है, जरूर ऐसे क्वेश्चन एक दो देखने को मिलते हैं। तो इसे उतार चढ़ाव वाली, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं किशोरावस्था में, बालक के अंदर बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, संवेग जो होते हैं तीव्र होते हैं। तीव्र होने के साथ साथ एग्रेसिव होता है बालक। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसका आपका सी नंबर क्या दिया गया ऑप्शन? किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, यानी कि संवेगों में परिवर्तन तेजी से होता है, शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। इसलिए बालक समन्वय नहीं कर पाते इस उम्र में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? उतार चढ़ाव वाली उम्र कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह किस बात को दर्शाता है? दोस्तों 100% आंख बंद करके क्वेश्चन आपको रट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से। जेंडर इक्वलिटी वाला टॉपिक है आपका, लैंगिक पक्षपात वाला क्वेश्चन है। 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका सीधे सीधे जब हम एक वर्ग को दूसरे वर्ग की अपेक्षा आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे मन में कुछ धारणाएं बनी होती हैं, तो ये आपका कहलाता है जेंडर पक्षपात। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हमने क्या कह दिया कि लड़के गणित में अच्छे हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो ये एक जेंडर के लिए पक्षपात कर दिया हमने, लैंगिक पक्षपात इसको कहते हैं। तो सही आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया, आगे भी क्वेश्चंस को देखिए, सभी क्लासेस को देखिए। 5 जुलाई तक आपकी 100% पूरी तैयारी हम खुद कराएंगे। आप लोग बाद में कमेंट करके कहेंगे आके कि आपने जो जो पढ़ाया था बिल्कुल वही वही आया है। बस आप लोग कोई भी एक भी क्लासेस को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, समान धारणाओं के मध्य संबंध को ना समझने का प्रमुख कारक क्या है? समान धारणाएं हैं, उनके मध्य संबंध को ना समझ पाना किसके अंतर्गत कहलाता है? यानी कि आपको सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग रूप में पढ़ाई गई और उनके मध्य क्या संबंध है, जब आप ये नहीं क्लियर कर पाते तो आपके अंदर ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, बोध की कमी है। क्योंकि आपको दो चीज़ें दिखाई गई, मान लीजिए एक आपको दिखाई गई प्लेट, एक दिखाई गई आपको थाली, दोनों का आयतन जो है, एरिया जो है वो समान है, और लेकिन अलग अलग रूप में आपको दिख रही, तो आप इन दोनों में संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे कि दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये आपकी नॉलेज की कमी कहलाएगी, बोध की कमी कहलाएगी। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? बालक आपकी क्लास में अनुपस्थित हो रहा है, काफ़ी समय से अनुपस्थित हो रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे उस बालक के लिए? तो सीधी सी बात है, जब बालक काफ़ी समय से अनुपस्थित हो रहा है तो हम उसके अभिभावकों से, उसके घर जाएंगे, उसके अभिभावकों से इसका सही कारण पता करेंगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, क्या कमी रह गई, क्यों बालक विद्यालय नहीं आ रहा है। तो उससे अभिभावक से हम संपर्क करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक बात आपको और बतानी थी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के जो हम अभी करा रहे हैं, इसमें आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि पूरा खेल आपका सीटेट में जो होता है ऑप्शन का ही खेल होता है। एक ऑप्शन अगर आपने गलती से दूसरा पढ़ लिया तो वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी ने किस प्रकार की क्षमता से ग्रस्त बालकों के लिए शिक्षण कला का विकास किया? मारिया मॉन्टेसरी छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति विकसित करने वाली मनोवैज्ञानिक थी,
और इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि इन्होंने एक प्रकार के अक्षम बालकों को शिक्षण कला के लिए शिक्षण कला को विकसित किया था। तो ये क्या चीज़ थी? ये आपकी मानसिक क्षमता वाले जो मंद बुद्धि बालक थे उनके लिए इन्होंने शिक्षण कला विकसित की थी मारिया मोंटेसरी ने। 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसे पढ़ने में समस्या होती है, यह किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? यानी कि मानसिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन उसे पढ़ने में, क्वेश्चन समझिएगा किस रूप में दिया गया, 100% आप याद रखिएगा। इस आपके चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, पूरे पेपर में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं, चाहे आप प्राइमरी लेवल का दे रहे हो पेपर या फिर जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हों। तो ये आपका किस प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 है। और जब पढ़ने की क्षमता आ जाएगी तो पठन विकार क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है डिसलेक्सिया। इसका आपका सही ऑप्शन जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया लेखन विकार होता है, डिसकैलकुलिया आपका गणितीय विकार होता है, गणित से संबंधी अक्षमता जो होती है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। इसके अलावा अफेजिया जो होता है ये मौखिक विकार कहलाता है। इन चारों में से 100% मान के चलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ आप क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? छात्र के साथ क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यानी कि एक बालक है, मान लीजिए आप में से ही कोई है, उसने पूरे 24 क्वेश्चन हुए अभी तक, सभी के ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है वो गलत बताए हैं, तो उसके साथ हम क्या कैसा व्यवहार करेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग? इसका आपका सही ऑप्शन होएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। हमेशा आपको याद रखना, बच्चे को ध्यान में रखकर ही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो गलत प्रश्नों को हटाकर बच्चे को बेहतर मार्गदर्शन के लिए बेहतर प्रदर्शन का मार्गदर्शन करेंगे, यानी कि कैसे वो सभी क्वेश्चंस को सही कर सके इसका मार्गदर्शन करेंगे। उसे आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम अच्छे प्रदर्शन के लिए अच्छे रास्ते उसको बताएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और आज आपको आपके कहे अनुसार पूरे 25 क्वेश्चंस कराए गए। डेली ऐसे ही क्लासेज आपको मिलेगी और एक सुबह क्लास और जल्द ही लाने वाले हैं जिसमें हम लोग अच्छे टॉपिक्स को, पॉइंट्स को सीटेट के लिए ही कवर करने वाले हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। क्या दिया गया? पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? पठन वैफल्य पहले समझना क्या होता है। पठन वैफल्य का मतलब जो बालक पढ़ने में असफल हैं, वैफल्यता मतलब होता है असफलता, पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? धारा प्रवाहिता से पढ़ने में अक्षम होते हैं, यानी कि धारा प्रवाह रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। पठन वैफल्यता का पढ़ने में जो पढ़ना कहलाता है उसमें अक्षमता कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर आज की आपको क्लास पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये सपोर्ट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपके लिए सभी खुद हमने टाइप करके तैयार किए, तो आप लोग एक बार लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को जरूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि 5 जुलाई तक ये सभी लोगों के पास तक जरूर पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर भी जरूर जुड़िएगा, सभी के लिंक शेयर करते रहते हैं। और अगर आपको अन्य क्लासेस चाहिए हो तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।